मार्केट आउटलुक हमारी इस खास सीरीज में स्वागत है आप सबका। और आज क्वांट ग्रुप के फाउंडर और सीईओ संदीप टंडन साहब हमारे साथ कार्यक्रम में हो शामिल। काफ़ी लंबे समय बाद टंडन साहब से हमारी हो रही मुलाकात। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका, धन्यवाद हमें समय देने के लिए। नमस्कार सर। सबसे पहले एक बार इस बोरिंग, रेंज बाउंड, ट्रिगरलेस, लिस्टलेस मार्केट में आपका स्वागत है। कुछ खास हो नहीं रहा है, अब आपसे थोड़ी हम इंटरेस्टिंग बातें करेंगे तो हमें मज़ा आएगा सर। तो सर ये इतनी सुस्ती, इतनी रेंज बाउंड मार्केट होने की वजह क्या समझते हैं सर आप? देखिए, इसको अगर मैं मैक्रो के एंगल से और हम लोग अपना जो बिहेवियर एनालिसिस उससे अगर इसको डीकोड करके बोले तो लेट्स अपन देखते हैं कि हमने क्या चेंज देखा। जी। लास्ट 2 महीने से इंडियन मार्केट का रिस्क एपेटाइट जो इंडिकेटर्स है वो डिक्लाइन पर है। ओके? ओके, कॉन्ट्ररी टू ग्लोबली रिस्क एपेटाइट राइज हो रही है इंक्लूडिंग यूएस, यूरोप आल्सो जहां बड़ा प्रॉब्लम लोगों को कंसर्न था। तो अदर इमर्जिंग मार्केट इंक्लूडिंग चाइना, इमर्जिंग मार्केट में अगर हम बात करें तो रिस्क एपेटाइट काफी अच्छा इंप्रूवमेंट है। लिक्विडिटी एक एग्जॉशन पे आ गई थी, जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टाइटनिंग थी वो टाइटनिंग की साइकिल ग्लोबली पीक आउट हो गई, जबकि मैक्रो इकोनॉमिक्स और स्ट्रेटजिस्ट लोगों को अभी भी लगता है कि ये साइकिल बहुत लंबा चलेगी। मेरे हिसाब से तो नवंबर 2022 में उसकी साइकिल का पीक हो गया, तो ईजिंग फेज स्टार्ट हो चुका है। ओके, जब ईजिंग फेज स्टार्ट होता है तो ऑब्वियसली इक्विटी मार्केट को पॉजिटिव सपोर्ट मिलता है, जो आपने देखा। बट अपना इंडिया का स्पेसिफिक अगर बात करें, इंडिया ने बोथ एब्सोल्यूट और रिलेटिव बेसिस पे मैसिव आउट परफॉर्मेंस दिया है इन लास्ट मेनी क्वार्टर्स। ओके, अगर हम देखें कि लास्ट 2 महीने में जैसे मैंने थोड़ा सा लिक्विडिटी भी इंडियन मार्केट्स का कम हुआ, डिक्लाइन है। उस प्रोपोर्शनेट में डिक्लाइन नहीं है जितना होता है कभी-कभी, लेकिन एक डिक्लाइन तो है। बट रिस्क एपेटाइट काफी हद तक डिक्लाइन है एब्सोल्यूट बेसिस पे और रिलेटिव बेसिस। तो लॉजिकली हम लोग का इंडियन मार्केट का अंडर परफॉर्मेंस हो जाता है अगर हम सिर्फ मैक्रो डेटा पे बात करते हैं। तो डेटा बैकग्राउंड बताता है कि ये कहीं रिस्क एपेटाइट कम हुई है, तो ऑब्वियसली जो आपने फ्रेजेस यूज करे, लिस्टलेस, फटीग, जिसको हम लोग बोलते हैं बाइंग इंटरेस्ट नहीं है। जी। ओके, तो बाइंग इंटरेस्ट ही डिसअपियर हो गया है। जो हॉट मनी होता है, ईटीएफ का पैसा आता है, उन लोगों को रिलेटिव अपॉर्चुनिटी कहीं और दिखती है तो वो पैसा मूव आउट हो जाता है। तो यहाँ पे भी उसका इम्पैक्ट अपने को देखने को मिल रहा है कि ऐसा नहीं कि इंडियन मार्केट में सेलिंग बहुत है, बट लैक ऑफ बाइंग में मार्केट ड्रिफ्ट हो गया है। तो ये एक बैकग्राउंड है, बट अगर इस बैकग्राउंड को हम कैपिटलाइज करें तो क्या इंडिया में कोई मैक्रो बहुत बड़ा चेंज हो गया है कि हमें अभी सेल ऑन रैलीज जैसा स्टेटमेंट देना चाहिए? तो मुझे नहीं लगता है। आई थिंक जो एक अपॉर्चुनिटी इंडिया की बाय ऑन डिप्स की है वो मेंटेन रहती है। इस बट ये है कि ये इस तरह का एनवायरनमेंट होता है तो थोड़ा पेनफुल होता है, फ्रस्ट्रेशन बिल्ड होता है कि मोमेंटम दिखता नहीं है आपको मार्केट में। तो उस तरह को भी हमको सेक्टर रोटेशन की तरह कैपिटलाइज करना चाहिए, और ये फेजेस आते हैं। और हमको अगर हमारा लार्जर थीसिस जैसे इंडिया की हम बात करें, अगर हम नियर टर्म और शॉर्ट टर्म को हटा देते हैं 2 मिनट के अपने रडार से और सिर्फ मीडियम और लॉन्ग टर्म की बात करते हैं, तो ब्रिलियंट अपॉर्चुनिटी है। तो ऐसा कोई इन्वेस्टमेंट के हिसाब से घबराहट की कोई वजह नहीं है। हाँ, ट्रेडर टाइप का जो माइंडसेट है जिन लोगों का, उनके लिए डिफिकल्ट फेस है। ट्रेडर्स के लिए मुश्किल मामला है, लेकिन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए अब भी मार्केट अच्छे हैं और बढ़िया भी है। जरा एक व्यू सर ग्लोबल मार्केट से भी लेना चाहता हूँ। काफ़ी ऐसे बाजार है, स्पेशली यूरोप के, जो हमारे से बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं, अच्छी तेज़ी वहाँ पर भी हुई है। ग्लोबल मार्केट्स को लेकर आपका क्या व्यू है इस वक्त? देखिए, ग्लोबल मार्केट को लेके मेरा व्यू थोड़ा कंस्ट्रक्टिव है। जैसे मैंने आपको बोला कि लास्ट 2 महीने में कि ग्लोबल रिस्क एपेटाइट और ग्लोबल लिक्विडिटी इंप्रूवमेंट हुआ है। ओके, और टाइटनिंग तो पीक आउट हो गया और इजी फेज बिगिन हो गया। तो वो बैकग्राउंड में ग्लोबल मार्केट्स इंडिया से भी ज्यादा अच्छे लगते हैं। अगर हम ये बोले कि मैक्रो ग्लोबली मार्केट्स अच्छे लगते हैं और इंडिया खराब होगा आइसोलेशन में, तो ऐसा नहीं होता है। कि रिलेटिव बेसिस पे अंडर परफॉर्मेंस होता है जो हो रहा है। तो लार्जर बैकग्राउंड कंस्ट्रक्टिव है ग्लोबली। अगर हम इक्विटी मार्केट की बात करें, अगर आप देखें कोई भी तरह का इंडिया का भी, अगर हम वॉलेटिलिटी इंडाइसेस देखें तो काफी हद तक स्टेबल है। ऐसा कोई क्राइसिस जैसा सिचुएशन नहीं दिखता है। बट अंडर परफॉर्मेंस आया है, मूवमेंट नहीं है, डल है मार्केट में, तो उसके अपने साइड इफेक्ट्स होते हैं। कहीं ना कहीं फ्रस्ट्रेशन बिल्ड हो जाता है। ठीक बात है। तो एक और चीज़ जो है सर कि इस साल की शुरुआत से थोड़े एफआईएस के फ्लोज वापस से सेलिंग की तरफ आ रहे हैं। लोकल इन्वेस्टर्स पैसा लगा रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा उत्साह कम हुआ है। मे भी मार्केट रेंज बाउंड है या पैसा तुरंत नहीं बन रहा। फ्लोज के लिहाज से, लिक्विडिटी के लिहाज से कैसे देख रहे हैं आप? तो जैसे मैंने आपको शुरू में ही बोला कि रिस्क एपेटाइट भी थोड़ा डिक्लाइन हुआ है, लिक्विडिटी भी थोड़ा श्रिंक हुआ है, तो उसका इम्पैक्ट हमें को देखने को मिल रहा है। तो अगर हम उसका इम्पैक्ट
जैसे अपने का जो मार्केट का मूड होता है वो हमेशा नियर टर्म के पर्सपेक्टिव से होता है, नियर टर्म और शॉर्ट टर्म के हिसाब से अगर एम टू एम पॉजिटिव आता है लोगों का, तो एक माइंडसेट है, नेचुरली है कि ह्यूमन माइंडसेट पॉजिटिव रहता है कि रोज पैसा बनता है। बट कभी कभी उस तरह का भी फेस आता है जहां मार्केट कंसोलिडेशन फेस में जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं साइडवेज मूवमेंट, तो मार्केट डल हो जाता है, जो फेस है इस समय। तो जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है उनको, उनके लिए तो बाइंग अपॉर्चुनिटी ही बनती है, बट ट्रेडर्स के एंगल के लिए थोड़ा डिफिकल्ट फेस है। तो वो बैकग्राउंड में हम लोगों को ये देखना है कि हमें इसको कैसे प्ले करना है। ओके, अगर हमको ये लगता है कि शायद, अगर जैसे बहुत लोगों का व्यू है कि बाजार का टॉप बन गया है अभी तो सेल ऑन रैली, तो ऐसा नहीं लगता है। देखिए, बाजार का टॉप होने के लिए एक हमेशा एक यूफोरिक साइन आता है कि जहां एक्स्ट्राऑर्डिनरी यूफोरिया होना चाहिए बाजार में, उस तरह का सेंस अभी भी इंडिया में नहीं हुआ है। जैसे सितंबर 2021 में ग्लोबली यूफोरिया हुआ था। ओके, और टेक्नोलॉजी स्टॉक्स में पर्टिकुलर हुआ, न्यू एज कंपनीज में हुआ, और इंडिया में खाली उस पीरियड में सिर्फ स्मॉल कैप्स में हुआ था। अगर 2022 में या बिगनिंग 2023 में हमने कुछ ऐसा देखा हो जिससे हमें कहीं घबराहट दिखे कि एक यूफोरिक मूव था, तो नहीं है। अच्छा, उस अनिल जी, एक चीज और भी मैं बोलूंगा कि देखिए, लार्जर पिक्चर हम बात करें कि सितंबर 2021 में एक ग्रोथ स्टॉक का एक ग्लोबली पीक आउट हुआ, जो मतलब कई क्वार्टर्स क्या, कई ईयर्स की वो साइकिल थी, मे बी मोर देन अ डिकेड वो साइकिल पीक आउट हुई है। अगर हम वो बैकग्राउंड में देखें तो हमें को अगला एक डिकेड वैल्यू स्टॉक का दिखता है। अगर एक डिकेड वैल्यू स्टॉक का है, तो अगर हम निफ्टी के कंपोनेंट को इसको ब्रेक करें, तो निफ्टी में तो मैक्सिमम कंपोनेंट तो ग्रोथ स्टॉक्स है। अगर हम देखेंगे तो 77 टू 80% तो ग्रोथ स्टॉक्स है। तो बाय डिफॉल्ट अगर हम देखेंगे तो निफ्टी हमको एक लॉन्गर टर्म में भी अंडर परफॉर्म करता हुआ दिखता है। स्मॉल कैप विल बी द बिगेस्ट आउट परफॉर्मर। अगर हम एक डिकेड का मीडियम टू लॉन्ग टर्म व्यू लें, तो स्मॉल कैप और मिड कैप निफ्टी को ज्यादा आउट परफॉर्म करेगा, जो अभी तक का फेस नहीं था। इसका मतलब है कि रिटेल निवेशक के लिए लॉन्ग टर्म में मिड और स्मॉल में भी बड़ी अपॉर्चुनिटी दिखती है मेरे को। अगर हम बिग पिक्चर देखें, इमीडिएटली मैं नहीं बोलूंगा, बट अगर हम लार्जर पिक्चर देखें, तो अगर वैल्यू थीसिस ग्लोबली प्ले आउट होती है, जो हो भी रही है, ओके, तो इमर्जिंग मार्केट्स आर वैल्यू थीसिस। इंडिया उसमें इमर्जिंग मार्केट में क्वालिफाई करता है, तो इंडिया आल्सो क्वालिफाइज फॉर अ इमर्जिंग मार्केट थीसिस। तो वो एक थीसिस की अगर हम बड़ी पिक्चर देखेंगे, तो हमको एक बड़ा अपॉर्चुनिटी दिखता है। इसलिए मैं बोलता हूँ कि या तो आप इसको एक बाइंग अपॉर्चुनिटी की तरह ट्रीट करिए और आप वैल्यू स्टॉक पे फोकस करिए। जैसे अभी हम लोग मार्केट में बात करते हैं कि अरे कुछ कहीं बड़ा करेक्शन हो गया, बट अगर आप देखेंगे तो बड़ा करेक्शन तो ग्रोथ स्टॉक्स में हुआ। अगर आप निफ्टी के कंपोनेंट को ब्रेक करेंगे, बेस्ट ऑफ द कंपोनेंट्स में 30, 40, 45% का करेक्शन देखा है हमने लास्ट फ्यू मंथ्स में। जैसे टेक्नोलॉजी स्टॉक में हमने 30 टू 50% का फॉल देखा है। ओके, तो हम उस बात को भूल जाते हैं। ओके, बट अगर हम यही फिनोमिना को मिड और स्मॉल में देखेंगे तो उतना बड़ा डैमेज नहीं है। ओके, तो एक लार्जर पर्सपेक्टिव देखेंगे तो मैं तो स्टॉक स्पेसिफिक पे आ जाता हूँ कि भाई एक वैल्यू थीसिस प्ले आउट हम्म, होगी। हम्म, हमें कई सिलेक्टेड सेक्टर्स अच्छे लगते हैं, जैसे पीएसयू क्वालिफाई करते हैं, पावर सेक्टर क्वालिफाई करता है, कुछ गवर्नमेंट कंपनीज में क्वालिफाई करती हैं, कुछ निग्लेक्टेड जोन के मेटल स्टॉक्स क्वालिफाई करते हैं। तो हमें वहां अपॉर्चुनिटी देखनी है। बिल्कुल ठीक बात है। तो क्लियर कट जहाँ वैल्यू है वहाँ पर मौके देखिए। बहुत इंटरेस्टिंग थीम संदीप सर ने रखी है आपके सामने कि जहाँ वैल्यू वहाँ पर मौके देखिए, और जहाँ पर ग्रोथ स्टॉक्स है वहाँ थोड़ा सा मामला रुकता हुआ दिख रहा है। सर, एक और वजह से आपका फंड थोड़ा सुर्खियों में था, अगर आप उस पर राय देना चाहें, बात करना चाहें, क्योंकि ऐसा समझा जा रहा था कि आपके फंड्स में कुछ अदानी ग्रुप के स्टॉक्स भी थे, और हाल ही में अदानी ग्रुप की में जो खबरें आई और स्टॉक्स गिरे, आपके इन्वेस्टर्स को आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, क्या होता है कि हम लोग ऐसे ग्रुप से इंपॉर्टेंस नहीं रखते हैं कि ये ग्रुप के स्टॉक्स थे हमारे पास। ये बराबर है कि अंबुजा और अदानी पोर्ट हमारे पोर्टफोलियो में थे, जी। और हमने इसको अच्छा अपॉर्चुनिटी मिला तो हमने अंबुजा ऊपर लेवल्स पे प्रून डाउन भी किया, ऐसा नहीं। और दे आर द अगर अंबुजा की बात करें तो डेट फ्री कंपनी थी, कैश फ्लो जनरेटिंग कंपनी थी। इवन अंबुजा, अगर पोर्ट्स की बात करें तो वो भी एक अच्छी कंपनी थी, इसमें एसेट्स हैं और फ्री कैश फ्लो जनरेट होता है इन सब दोनों ग्रुप कंपनीज। उस तरह की अपॉर्ट हमारे पोर्टफोलियो में रहा है, तो उसमें कोई तो फैक्ट शीट में डिस्क्लोज है। लेकिन हम एक चीज आपको बोलते हैं, जो मैं आपको काफी लोगों को समझाता हूँ कि देखिए, मार्केट में अगर है, मार्केट में दो तरह का रिस्क होता है, एक नोन रिस्क और अननोन रिस्क। ओके, नोन रिस्क हम लोग मैथमेटिकली डिकोड कर पाते हैं। जैसे भी इस बार रिसेशन आया या इंटरेस्ट रेट्स हाइक हुए, तो हम तो 2019 में अपनी बुक्स में लिखा था कि 2020 से इस तरह का फिनोमेना चेंज होगा, 21 से इंटरेस्ट रेट स्पाइक करेंगे। तो हम लोग कुछ चीजें रिवर्स कैलकुलेट करके प्रेडिक्ट कर पाते हैं, जिसको हम लोग प्रेडिक्टिव एनालिटिक्स के थ्रू कर पाते हैं।
अब कुछ बात करते हैं जैसे अननोन रिस्क होते हैं। अननोन रिस्क क्या होता है, जैसे कोई इवेंट अनफोल्ड हो गया, ओके। अभी इस तरह का ग्रुप में अगर अदानी ग्रुप में आया है तो एक इवेंट अनफोल्ड हुआ, कुछ आर्टिकल आया, उस पे लोगों ने रिएक्ट किया, ओके। तो एक इवेंट था जो आपके विजुअलाइजेशन से बाहर का था, ओके। नाउ एक अगर चलिए मान लिया, और हमने अपने 30 साल के करियर में ऐसे बहुत बार इवेंट्स अनफोल्ड होते हुए देखे हैं, बड़े-बड़े हाउसेस में, पीएसयू बैंक्स में, इवन प्राइवेट सेक्टर्स बैंक्स में, लार्ज कॉर्पोरेट्स में। तो ये पहला फिनोमिना नहीं है कि हमने पहली बार इवेंट रिस्क होते हुए देखा। अब इवेंट रिस्क में 2 तरह का होता है, या तो इवेंट रिस्क को अगर कुछ प्ले आउट होता है और कुछ अनफोल्ड होता है, तो हमें अपना पोर्टफोलियो को क्या रीबैलेंस करना चाहिए, अगर डेटा चेंज होता है तो हम लोग करते हैं। हमारा मैक्रो डेटा, जैसे मैंने आपको बोला कि लास्ट 2 महीने से रिस्क एपेटाइट और लिक्विडिटी डेटा चेंज हुए, तो जनवरी एंड में भी मैंने देखा कि हमने कुछ कंट्री स्पेसिफिक डेटा चेंज हुए, सेक्टर स्पेसिफिक डेटा चेंज हुए, स्टॉक स्पेसिफिक लिक्विडिटी और रिस्क एपेटाइट के डेटा चेंज हुए, तो हमने अपने उस पोर्टफोलियो को रीबैलेंस भी किया, ओके। तो एक होता है कि देखिए रिस्क को अनफोल्ड होते हुए देखते रहना कि हाँ ये हो गया, एंड देन आप उस शॉक में रहो, ये हमारा लॉन्ग टर्म होल्डिंग हो गया। और दूसरा होता है कि अननोन रिस्क अनफोल्ड होता है, तो आप उस अननोन रिस्क को कैसे आप रिस्क को मैनेज करते हैं, ओके। तो हमारा जो पूरा प्रेडिक्टिव एनालिटिक्स का जो थीसिस है, वीएलआरटी मॉडल जिसको हम लोग बोलते हैं, वो रिस्क मिटिगेशन फ्रेमवर्क है। हम लोग कैसे रिस्क को मिटिगेट करते हैं, वो भी एक हमारा एक इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी में आता है। तो हम लोग पोर्टफोलियो को बहुत डायनेमिकली मैनेज करते हैं। तो डेटा चेंज हुआ, पर्सपेक्टिव चेंज हुआ, तो हमने अपने पोर्टफोलियो को भी रीबैलेंस किया। तो ये एक चीज है जिसको हमें कंटिन्यूअस बेसिस पे देखना है अनिल जी। ऐसा नहीं है कि ये फर्स्ट टाइम हमने देखा, हमने अपने, जी, जैसे मैंने बोला, जी। 3 डेकेड कैरियर में बहुत बार इस तरह का मूवमेंट्स देखा। हमारे पास अच्छी चीजें थी, उसमें कुछ इवेंट अनफोल्ड हुआ, तो हमने क्या पोर्टफोलियो को रीबैलेंस किया। तो उस तरह का हम डेटा पे व्यू चेंज कर लेते हैं, नैरेटिव पे नहीं जाते। देखिए बाजार में बहुत तरह का नैरेटिव भी आता है। जब नैरेटिव तो कभी-कभी आके चला जाता है, लेकिन अगर नैरेटिव के साथ कहीं डेटा में डायनामिकली कुछ चेंज हुआ हो और हमें अपने पोर्टफोलियो को रीबैलेंस करने की जरूरत पड़ी, तो हम करते भी हैं। इस बार भी हमने किया। ठीक तो बात हमें है। उस बात से बहुत सैटिस्फैक्शन है कि हमने एक डायनामिकली स्टेप लिया और अपने पोर्टफोलियो को रीबैलेंस किया। जैसे अपॉर्चुनिटी दिखी और हमने वो पैसा हुँ। कहीं और डिप्लॉय किया। तो हम राइट, लोग उस चीज से ना तो घबराते, ये तो मार्केट है, मार्केट में तो होगा ही होगा। राइट। आपको स्मूथ अप, तो भाई ये तो पहला डिफाइन करते हैं ना हम लोग, एक बहुत ओपन स्टेटमेंट देते हैं कि वी आर इन द बिजनेस ऑफ रिस्क मैनेजमेंट एंड रिटर्न्स ऑफ बाय प्रोडक्ट। तो हम रिस्क करेक्ट। को तो प्रॉपर मैनेज करते हैं, रिस्क ही अगर मैनेज करेंगे ठीक, तो रिटर्न्स बाय डिफॉल्ट आ जाते हैं। ठीक बात है। ठीक बात है सर, फेयर इनफ। बिल्कुल आपने अच्छे से एक बार समझाया भी आपके निवेशकों को भी और हमारे दर्शकों को भी। बहुत-बहुत धन्यवाद टंडन साहब, हमें समय देने के लिए, बाज़ार पर और नमस्कार अनिल जी। निवेश के सारे मौकों पर अपनी राय हमारे दर्शकों तक पहुँचाने के लिए। बहुत-बहुत धन्यवाद।